चलिए तो आज हम जानते हैं यूनिट 9 के पहले चैप्टर इलेक्ट्रॉनिक्स या इलेक्ट्रॉनिकी के बारे में। तो सबसे पहले इसकी परिभाषा देखते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक्स होता क्या है या होती क्या है। तो प्रौद्योगिकी यानी टेक्नोलॉजी की वह शाखा जिसके अंतर्गत विभिन्न माध्यमों जैसे अर्धचालक, चालक में विद्युत के प्रवाह यानी इलेक्ट्रॉन या आवेशों के प्रवाह का अध्ययन किया जाता है और इनसे संबंधित युक्तियों के बारे में जाना जाता है। अब इनसे संबंधित युक्तियां जैसे ट्रांजिस्टर हो गए, डायोड हो गए, एम्पलीफायर हो गए, सेमीकंडक्टर हो गए, इनके बारे में हम अध्ययन करते हैं। तो सबसे पहले तो हम देखते हैं कि किस प्रकार किन किन चीज़ों का आविष्कार हुआ और किन किन चीज़ों की खोज हुई जो आगे चलकर एक विज्ञान की शाखा का रूप ले लेती है और आज हम उसे इलेक्ट्रॉनिक्स के रूप में पढ़ते हैं। तो सर्वप्रथम आज से 127 साल पहले 1895 में विलियम रॉन्टजन द्वारा एक्स किरणों की खोज इस क्षेत्र में पहला कदम था। उसके पश्चात 2 सालों पश्चात ही 1897 में जे थॉमसन द्वारा इलेक्ट्रॉन की खोज की जाती है। इलेक्ट्रॉन की खोज इलेक्ट्रॉनिक्स के क्षेत्र में एक आमूलचूल परिवर्तन लाने वाला था। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक्स इलेक्ट्रॉन पर ही डिपेंड है, इलेक्ट्रॉन पर ही खड़ी है, क्योंकि इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह का ही अध्ययन हम इसके अंतर्गत करते हैं। इसके पश्चात 1904 में फ्लेमिंग द्वारा निर्वात नली यानी कि वैक्यूम ट्यूब का आविष्कार किया गया और इस वैक्यूम ट्यूब का इस्तेमाल करके ही 1946 में 1946 में जॉन मुचली और प्रोफेसर एकर्ट द्वारा एक सामान्य उपयोग वाले कंप्यूटर जिसे हम एनियाक के नाम से जानते हैं उसका आविष्कार किया गया। और यहाँ पर एनियाक का पूरा मतलब क्या है? इलेक्ट्रॉनिक्स, न्यूमेरिकल, इंटीग्रेटर एंड कैलकुलेटर। इसके पश्चात 1907 में डी फॉरेस्ट द्वारा ट्रायोड या जिसे हम इलेक्ट्रॉनिक एम्पलीफायर कहते हैं का आविष्कार किया गया, यानी इलेक्ट्रॉनिक एम्पलीफायर का आविष्कार डी फॉरेस्ट द्वारा किया गया। इसके पश्चात केरे द्वारा प्रकाश विद्युत सेल का निर्माण किया गया। इसके पश्चात व्लादिमीर ज़ोरिकिन द्वारा टीवी की कैमरा ट्यूब बनाई गई। इसके पश्चात 3 वैज्ञानिक आते हैं BBC यानी कि बेरिडीन, बॉर्डीन और सॉकली। बेरिडीन, बॉर्डीन और सॉकली, इन तीनों वैज्ञानिकों द्वारा 1940 में डायोड बनाया गया और उसके पश्चात 1947 में एक ट्रांजिस्टर का आविष्कार किया गया। उसके पश्चात 1958 में जेक किल्बी द्वारा IC यानी कि इंटीग्रेटेड सर्किट का निर्माण किया गया, जो आगे चलकर 3rd जनरेशन वाले कंप्यूटर में एक महत्वपूर्ण मतलब कि एक मुख्य घटक के रूप में सामने आता है। इसके पश्चात 3 वैज्ञानिक पुनः आते हैं HMF यानी कि हॉफ, मोजेर और फॉगिन। इनके द्वारा क्या किया गया? 1971 में एक व्यापारिक उपयोग वाला इंटेल 404 माइक्रो प्रोसेसर का निर्माण किया गया। इंटेल 4004 का मतलब होता है 4 बिट माइक्रो प्रोसेसिंग यूनिट। तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉनिकी का विकास है वो समाप्त होता है। इसके बाद हम ब्रांचेस ऑफ इलेक्ट्रॉनिकी देखते हैं, यानी इलेक्ट्रॉनिक्स की शाखाएं। तो इलेक्ट्रॉनिक्स की शाखाएं अगर हम विद्युत जो तरंगे होती हैं उनके आधार पर बांटे तो 2 प्रमुख इलेक्ट्रॉनिक्स हमें देखने को मिलती है। पहली होती है एनालॉग इलेक्ट्रॉनिकी और दूसरी जो है वो है डिजिटल इलेक्ट्रॉनिकी। एनालॉग इलेक्ट्रॉनिकी एनालॉग सिग्नल पर आधारित थी, वहीं डिजिटल इलेक्ट्रॉनिकी डिजिटल सिग्नल पर आधारित थी। अब यहाँ पर डिजिटल सिग्नल और एनालॉग सिग्नल का मतलब क्या है? तो एनालॉग सिग्नल का मतलब है कि जहाँ पर विद्युत के मान में लगातार परिवर्तन होता रहे तो वो सिग्नल एनालॉग सिग्नल, और जहाँ पर डिजिटल मतलब कि जहाँ पर हमें विद्युत का जो मान है या विद्युत तरंगों है उनमें ज़्यादा परिवर्तन देखने को ना मिले, उनमें एक निरंतरता बनी रहे, तो उसे हम डिजिटल सिग्नल कहते हैं। इसमें हम बाइनरी सिस्टम यानी 0 और 1 का इस्तेमाल करते हैं। अब चूंकि हमने परिभाषा में पढ़ा था कि इलेक्ट्रॉनिकी के अंतर्गत हम बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरणों का अध्ययन करते हैं, तो आइए देखते हैं एक एक इलेक्ट्रॉनिक उपकरण के बारे में और जानते हैं वो क्या हैं और उनके उपयोग क्या क्या है। तो जो पहला हमारा इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है वो है अर्धचालक यानी सेमीकंडक्टर। तो सेमीकंडक्टर से पहले हमें 2 चीज़ों का जान लेना बहुत आवश्यक है कि कंडक्टर क्या होता है और इंसुलेटर यानी बेड कंडक्टर क्या होता है। तो कंडक्टर क्या होता है?
वे पदार्थ जो विद्युत धारा को आसानी से प्रवाहित होने देते हैं, इलेक्ट्रिसिटी को आसानी से फ्लो होने देते हैं, क्योंकि इनमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स बहुत ज़्यादा होते हैं। अगर इनके एग्जाम्पल देखा जाए तो लोहा हो गया, चांदी हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, तांबा हो गया, ये कंडक्टर के एग्जाम्पल है। सबसे अच्छा जो कंडक्टर होता है वो चांदी होता है। वहीं अगर हम बेड कंडक्टर या फिर इंसुलेटर की बात करें तो वे पदार्थ जो इलेक्ट्रिसिटी को प्रवाहित नहीं होने देते हैं उन्हें हम बेड कंडक्टर कहते हैं। एग्जाम्पल अगर हम देखें तो प्लास्टिक हो गया, कांच हो गया, लकड़ी हो गई, कागज हो गया, इनमें जो सबसे अच्छा बेड कंडक्टर होता है वो कांच होता है। अब अगर हम सेमीकंडक्टर पे आए तो सेमीकंडक्टर को नाम से ही स्पष्ट है, सेमी यानी आधा कंडक्टर है, यानी आधा इंसुलेटर होगा, यानी कि वह पदार्थ जो चालक एवं अर्धचालक के मध्य की कड़ी होते हैं सेमीकंडक्टर कहलाते हैं। इनका निर्माण डोपिंग क्या होता है, किसी पदार्थ में अशुद्धियों को यानी कि दूसरे पदार्थों का मिलाया जाना डोपिंग कहलाता है। तो डोपिंग द्वारा सेमीकंडक्टर का निर्माण किया जाता है। अगर एग्जाम्पल देखें तो सिलिकॉन है, जर्मेनियम है, ये प्रमुख सेमीकंडक्टर हैं। अब अगर हम सेमीकंडक्टर के टाइप्स को बांटें तो दो प्रकार के सेमीकंडक्टर होते हैं, लेकिन प्रकारों को जानने से पहले ये जान लेते हैं कि सेमीकंडक्टर में जो इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो होता है, विद्युत धारा का प्रवाह होता है, वो दो चीज़ों के कारण होता है। पहला होता है होल जो कि पॉजिटिव होता है, और दूसरा होता है इलेक्ट्रॉन यानी कि जो कि नेगेटिव होता है। तो इसी आधार पर यानी विद्युत धारा के प्रवाह के आधार पर ही हम सेमीकंडक्टर को दो भागों में बांटते हैं, एन टाइप के सेमीकंडक्टर और पी टाइप के सेमीकंडक्टर। एन टाइप के सेमीकंडक्टर एन यानी कि नेगेटिव सेमीकंडक्टर। अब नेगेटिव यानी कि इलेक्ट्रॉन, यानी कि वे सेमीकंडक्टर जिनमें इलेक्ट्रिसिटी का जो प्रवाह है वो इलेक्ट्रॉन के कारण होता है, यानी कि मुख्यतः इलेक्ट्रॉन विद्युत धारा का प्रवाह करते हैं, तो उन्हें हम एन टाइप के सेमीकंडक्टर कहते हैं। जबकि पी टाइप के सेमीकंडक्टर यानी कि पॉजिटिव सेमीकंडक्टर, यानी कि यहाँ पर जो इलेक्ट्रिसिटी का प्रवाह है वो होल यानी कि पॉजिटिव चीज के कारण होता है, इसलिए इन्हें हम पी टाइप के सेमीकंडक्टर कहते हैं। इसके बाद जो दूसरा प्रमुख इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है वो है हमारा प्रेरक, इंडक्टर। अब इंडक्टर क्या होता है? इंडक्टर जब भी हम किसी ऐसा उपकरण है जब हम इसमें इलेक्ट्रिसिटी को प्रवाहित करते हैं तो ये ऊर्जा को एक चुंबकीय क्षेत्र के रूप में संचित करता है, यानी मैग्नेटिक फील्ड के रूप में जो उपकरण ऊर्जा को संचित रख सकता है उसे हम इंडक्टर कहते हैं। इसको जो मापने की इकाई है वो हेनरी है। उसके अब जो हमारा जो दूसरा इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है वो है प्रतिरोधक या रेजिस्टर। तो प्रतिरोधक क्या होता है? जब भी किसी चालक यानी कंडक्टर में विद्युत धारा यानी इलेक्ट्रिसिटी प्रवाहित की जाती है तो चालक द्वारा विद्युत धारा यानी इलेक्ट्रिसिटी के मार्ग में डाली गई रुकावट या बाधा को ही हम प्रतिरोध कहते हैं या रेजिस्टर कहते हैं। इसे आर द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। इसका एसआई मात्रक ओम है। अब इसका उपयोग कहाँ करते हैं? तो इसका उपयोग हम विद्युत धारा को रोकने या विद्युत धारा को कंट्रोल करने में करते हैं। अब यहाँ पर तीन चीजें बहुत महत्वपूर्ण है, पूछ ली जाती है कि प्रतिरोध का इन तीन चीजों पर क्या प्रभाव पड़ता है, इन तीन चीजों का क्या प्रभाव पड़ता है। ये तीन चीजें हैं, लंबाई है, क्षेत्रफल है और तापमान है। लंबाई यानी लेंथ, तापमान यानी टेम्परेचर और क्षेत्रफल यानी कि एरिया। तो लंबाई के अगर हम प्रतिरोध पर देखें तो जो लंबे चालक होते हैं उनका प्रतिरोध अधिक होता है और जो छोटे चालक होते हैं उनका प्रतिरोध कम होता है, यानी लंबे तार का प्रतिरोध अधिक और छोटे तार का प्रतिरोध कम होता है। वहीं अगर हम क्षेत्रफल के प्रभाव की बात करें तो जिस चालक का क्षेत्रफल ज़्यादा होता है यानी ज़्यादा होता है उनका जो प्रतिरोध होता है वो कम होता है, यानी मोटे तार का प्रतिरोध कम और पतले तार का प्रतिरोध अधिक होता है। वहीं अगर ताप के प्रभाव की अगर हम बात करें तो ताप बढ़ाने पर प्रतिरोध बढ़ता है और ताप घटाने पर प्रतिरोध यानी रेजिस्टर कम होता है। अब जो हमारा अगला प्रमुख इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है वो है संधारित्र, जिसे हम कैपेसिटर या कंडेंसर बोलते हैं। ये क्या होता है? ये विद्युत धारा को यानी कि ऊर्जा को आवेश यानी चार्ज के रूप में संचित करने की क्षमता रखता है। तो जो आवेश के रूप में संचित रखने की क्षमता रखे उसे हम कैपेसिटर या संधारित्र कहते हैं। इसकी जो इकाई है वो फेराडे है। ठीक है, अगला जो है वो है डायोड। तो डायोड क्या करता है? विद्युत धारा को एक ही दिशा में प्रवाहित करने के लिए प्रेरित करता है, यानी जो विद्युत धारा को केवल एक ही दिशा में बहने के लिए प्रेरित करे उसे हम डायोड कहेंगे।
अब यहाँ पर डायोड का जो एक प्रमुख प्रकार है वो है पी एन जंक्शन डायोड, और पी एन जंक्शन डायोड के दो प्रमुख उदाहरण हमें देखने को मिलते हैं। एक है एलईडी और एक है लेज़र। एलईडी का फुल फॉर्म है लाइट इमिटिंग डायोड, इसका इस्तेमाल हम बल्ब के रूप में घरों में करते हैं। वहीं जो लेज़र होता है, तो लेज़र का फुल फॉर्म होता है लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन। इसका इस्तेमाल हम पॉइंटर के रूप में करते हैं, और कई जगह भी हम इसका इस्तेमाल करते हैं, लेज़र का इस्तेमाल। जो अगला है वो है ट्रांजिस्टर। तो ट्रांजिस्टर क्या होता है? एक सेमीकंडक्टर इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है, यानी ट्रांजिस्टर सेमीकंडक्टर से मिलकर बनता है। और सेमीकंडक्टर दो ही प्रकार के होते हैं, एन टाइप के और पी टाइप के। ट्रांजिस्टर में तीन चीज़ें होती हैं, एक होता है बेस, एक होता है कैपेसिटर, और एक होता है कलेक्टर होता है, सॉरी कैपेसिटर नहीं होता, कलेक्टर, और एक होता है एमीटर। तो जो बीच वाला भाग होता है वो होता है बेस, जो कि ग्रिड का काम करता है। वहीं जो राइट और लेफ्ट में जो भाग होते हैं उसके, वो होता है एक कलेक्टर और एक होता है एमीटर। कलेक्टर एनोड का काम करता है, वहीं एमीटर कैथोड का काम करता है। अगर इसके प्रकारों की बात की जाए तो दो प्रमुख प्रकार हमें देखने को मिलते हैं ट्रांजिस्टर के। एक होता है एनपीएन ट्रांजिस्टर। एनपीएन ट्रांजिस्टर में जो बेस होता है वो पी टाइप के सेमीकंडक्टर होते हैं, वहीं जो दूसरा है वो है पीएनपी ट्रांजिस्टर। पीएनपी ट्रांजिस्टर यानी कि इसमें जो बेस रहेगा वो एन टाइप के सेमीकंडक्टर रहेंगे। अगला जो है वो है आईसी, यानी कि इंटीग्रेटेड सर्किट। तो आईसी का आविष्कार किल्बी द्वारा 1958 में किया गया था। आईसी क्या होता है? एक सेमीकंडक्टर यानी सिलिकॉन का छोटा सा टुकड़ा होता है। इसमें बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक जो उपकरण होते हैं वो लगे होते हैं आईसी, और आईसी का ही इस्तेमाल हमने थर्ड जनरेशन वाले कंप्यूटरों में किया था। अगला है माइक्रो प्रोसेसर। तो माइक्रो प्रोसेसर क्या होता है? लाखों ट्रांजिस्टरों का इस्तेमाल करके हम आईसी के रूप में जब इस्तेमाल करते हैं और बनाते हैं तो माइक्रो प्रोसेसर का निर्माण होता है। माइक्रो प्रोसेसर क्या होता है? जो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर होते हैं इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों में, उनके बीच सामंजस्य स्थापित करता है। और जो कंप्यूटर का सीपीयू होता है, यानी कि जिसे हम कंप्यूटर का मस्तिष्क कहते हैं, वो भी एक प्रकार का माइक्रो प्रोसेसर ही होता है। और माइक्रो प्रोसेसर ही वह उपकरण है जिसकी सहायता से हमने माइक्रो कंप्यूटर का निर्माण संभव हो पाया है। अगला है प्रोसेसर कोर। तो प्रोसेसर कोर क्या होता है? माइक्रो प्रोसेसर की ही एक यूनिट होती है जो कैलकुलेशन का काम करती है। अगला है रेक्टिफायर। रेक्टिफायर क्या होता है? जिसे हम दिष्टकारी बोलते हैं। ये एसी करंट को डीसी करंट में कन्वर्ट कर देता है, यानी कि प्रत्यावर्ती धारा को दिष्ट धारा में परिवर्तित करता है। अगला है इन्वर्टर। तो इन्वर्टर क्या करता है? जो डीसी करंट होता है उसको एसी में कन्वर्ट कर देता है। अगला जो एक कॉन्सेप्ट बचा है वो है अतिचालकता, यानी कि सुपर कंडक्टिविटी। तो अतिचालकता क्या होता है कि पदार्थों का वह गुण जिसमें कम ताप पर उनकी प्रतिरोधकता शून्य हो जाती है, मतलब रेजिस्टेंस जो होता है वो जीरो हो जाता है, जिससे उनकी कंडक्टिविटी यानी चालकता अनंत इन्फिनाइट हो जाती है। इस गुण को अतिचालकता सुपर कंडक्टिविटी कहते हैं, और इन पदार्थों को अतिचालक यानी कि सुपर कंडक्टर कहते हैं। इसका इस्तेमाल हम कहाँ करते हैं? इसका इस्तेमाल हम बहुत ही ठंडी जगह पर करते हैं, और इसका फायदा ये है कि एक बार अगर हम इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कर देते हैं तो उसके बाद हमें कई घंटे छोड़ो कई महीनों तक हमें इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। अतिचालकता की खोज 1911 में एक नीदरलैंड के वैज्ञानिक केमरलिंग ओन्स द्वारा की गई थी। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक्स से रिलेटेड कॉन्सेप्ट और इलेक्ट्रॉनिक उपकरण समाप्त होते हैं। अब हम भारत में एक हल्का सा संक्षिप्त में इतिहास देख लेते हैं कि किस प्रकार भारत में इसका विकास हुआ। तो भारत में इसके विकास का जो योगदान दिया जाता है, सर्वप्रथम इसकी शुरुआत का योगदान दिया था डॉक्टर विक्रम साराभाई और होमी जहांगीर भाभा द्वारा। इसके पश्चात 1970 में भारत में इलेक्ट्रॉनिक्स डिपार्टमेंट की स्थापना होती है। वहीं 1980 में भारत में STQC यानी स्टैंडर्डाइजेशन टेस्टिंग एंड क्वालिटी सर्टिफिकेट की स्थापना होती है। वहीं 1984 में समीर का फुल फॉर्म क्या है? सोसाइटी फॉर अप्लाइड माइक्रोवेव इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग एंड रिसर्च, इसकी स्थापना 1984 में भारत में होती है। वहीं अगर पूछा जाए कि भारत में किस पंचवर्षीय योजना में इलेक्ट्रॉनिक्स को सबसे ज़्यादा बढ़ावा दिया गया, तो ये है 7वीं पंचवर्षीय योजना, जो 1985 से 1990 यानी 1990 तक चली थी। इसके पश्चात 1990 में भारत में सीमेट
यानी कि सेंट्रल फॉर मटेरियल्स फॉर इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नोलॉजी की स्थापना होती है। कहाँ पर? पुणे, महाराष्ट्र में। उसके पश्चात 1 अप्रैल 1993 ये महत्वपूर्ण दिन है। क्यों? क्योंकि इस दिन भारत में इलेक्ट्रॉनिक्स हार्डवेयर टेक्नोलॉजी पार्क की स्थापना की जाती है। अब अगर हम इलेक्ट्रॉनिक्स पॉलिसी की बात करें तो भारत में 2 नेशनल इलेक्ट्रॉनिक्स पॉलिसी अभी तक आ चुकी हैं। पहली है नेशनल इलेक्ट्रॉनिक्स पॉलिसी 2012 और दूसरी है जो सबसे नवीनतम है, नेशनल इलेक्ट्रॉनिक्स पॉलिसी 2019। 2012 की इलेक्ट्रॉनिक्स पॉलिसी में 2 प्रमुख बदलाव किए गए। पहला कि जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट था, सूचना प्रौद्योगिकी विभाग था, इसका नाम बदल के इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट कर दिया गया। साथ ही भारत के कई स्थानों पर इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर की स्थापना की गई। इनमें मध्य प्रदेश के 2 शहर भी शामिल थे, यह भोपाल और जबलपुर। इसके अलावा जो दूसरी और सबसे नवीनतम इलेक्ट्रॉनिक पॉलिसी है जो 2019 में बनी, इसमें अगर हम देखा जाए तो इसका मुख्य उद्देश्य है भारत को इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग का हब बनाना। तो यहाँ पर हमारा इलेक्ट्रॉनिक्स पूरी तरह से समाप्त होता है। धन्यवाद।